हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, सीटेट फरवरी 2026 को टारगेट करते हुए हमारी सीडीपी क्लासेस कंटिन्यू है, जिसमें इससे पहले हमने आपको 26 क्लासेस करवा दी हैं। प्लेलिस्ट पूरी बनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप सभी वीडियोज को सीक्वेंस में देख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है हम लोग पीवाईक्यूज कर रहे हैं और पीवाईक्यूज ही वो माध्यम है, वो आधार है, बेस है, जिस बेस पे आप सीटेट क्रैक कर सकते हैं। ओके, और ये सीटेट में सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चंस हैं। यदि इन क्वेश्चंस को आप ठीक से समझ लेते हैं तो सीटेट में आपकी सीट पक्की हो जाती है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि आप शुरुआत से, जो अभी तक हमने 26 क्लासेस कराई हैं, यदि आप शुरुआत से हमारी क्लासेस देख रहे हैं तो अब आपको लगने लग गया होगा कि हाँ, हम भी सीटेट क्रैक कर लेंगे और अच्छे मार्क्स से कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही डीप और डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूं। ओके, और सबसे बड़ी बात तो यही होती है सीटेट में, पेडागोजी क्वेश्चंस में, कि आप क्वेश्चंस का मतलब समझ जाएं। जब क्वेश्चन का मतलब समझ जाएंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो आंसर अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम वहां होती है जब आप क्वेश्चंस का मतलब नहीं समझ पाते, और मैं यहाँ पे आपको एक एक शब्द का अर्थ समझा देता हूं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण क्या है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। बताइए भाई, आंसर बताइए इसका क्या होगा। आपको पता है जो हमारी मोटर स्किल्स होती हैं कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल, एक होती है फाइन मोटर स्किल। दोनों में अंतर क्या है देखिएगा। ग्रॉस मोटर स्किल वो होती है जिसमें हमारे शरीर की बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। जैसे जब हम भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई बॉल वगैरह फेंक रहे हैं, ठीक है, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, जहां पे हम बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहे हैं, उसे कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, जैसे पैरों की मसल्स हो गई, हाथों की मसल्स हो गई, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जहां पे लार्ज मसल्स का प्रयोग होता है उसे ग्रॉस मोटर स्किल कहा जाता है। फाइन मोटर स्किल ऐसी क्रियाएं जिसमें हम हाथ और हमारी फिंगर्स और हमारी आंखों का कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि जहां हम छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, उसे फाइन मोटर स्किल्स कहा जाता है। जैसे जब बच्चा पेंसिल पकड़ता है तो पेंसिल पकड़ने में क्या करते हैं हम? 2 फिंगर्स, एक अंगूठे का प्रयोग करते हैं, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। ऐसे आप रेखा खींच रहे हैं, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहे हैं। अपने शर्ट की बटन लगा रहे हैं, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहे हैं। जब आप किसी चीज को निचोड़ रहे हैं, ठीक है, जिसे ये लिखा है यहाँ पे स्क्वीजिंग, निचोड़ना, ये भी आपका फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। ओके, और अगर आप धागे में मोती पिरो रहे हैं, सुई में धागा पिरो रहे हैं, ये सारे किसमें आ जाते हैं? फाइन मोटर स्किल में आ जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब क्वेश्चन का मतलब आप अपने आप बता देंगे। ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या हो जाएगा? बड़ी मांसपेशी का प्रयोग आप कहां करेंगे? भागने में। रनिंग, रनिंग क्या है? ये ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है। यहां पे हम बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, पकड़ना, यहाँ पे हाथ और फिंगर, हमारे हाथ और फिंगर्स का यूज हो रहा है, फाइन मोटर स्किल है इसमें। ठीक है, आड़ी तिरछी आप रेखाएं खींच रहे हैं, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहे हैं। निचोड़ने में क्या होता है? इसमें भी आप छोटी मांसपेशियों का ही प्रयोग, अपने कलाई का और अपने हाथों का प्रयोग करेंगे, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करेंगे, तो ये फाइन मोटर स्किल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। जी बिल्कुल, बात तो आपकी सही है कि पेन हम बाद में पकड़ना सीखते हैं, गिलास पकड़ना पहले सीख लेते हैं। ओके, विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? इसको हम क्या कहेंगे? इसको शीर्षगामी सिद्धांत कहेंगे, अधोगामी सिद्धांत कहेंगे, पारस्परिकता या संपर्क का सिद्धांत कहेंगे, या फिर बहिष्कार का सिद्धांत कहेंगे? तो डियर फ्रेंड, इसको क्या कहा जाएगा? आपको पता है, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें जो हमारे विकास की दिशा है वो केंद्र से बाहर की तरफ जाती है। प्रॉक्सिमो यानी कि पास से, डिस्टल यानी कि दूर की तरफ, पास से दूर की तरफ इसमें हमारे विकास की दिशा होती है, क्योंकि इसमें बच्चा पहले अपने कंधे, अपने हाथों को हिलाना सीखता है, फिर अपने कलाई को कंट्रोल करना सीखता है, और सबसे लास्ट में फिंगर्स पर कंट्रोल करना सीखता है। तो इसमें केंद्र से दूर की तरफ जाएंगे। ठीक है, जैसे लास्ट में क्या सीखेगा? लास्ट में अपना चीजों को पकड़ना सीखेगा, बटन लगाना सीखेगा। तो ये पास से दूर, पहले अपने कंधे, अपने हाथों को इस्तेमाल करना सीखेगा, बाद में फिंगर्स पर उसका कंट्रोल आएगा। इसे कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, जहां हमारा डेवलपमेंट केंद्र से बाहर की तरफ, समीप से दूर की तरफ जाता है। ओके, और शीर्षगामी सिद्धांत सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है कि डेवलपमेंट, हमारा विकास की दिशा क्या होती है? सिर से पैर की तरफ, यानी कि हेड टू टो जाता है। हमने पहले भी आपको ये खूब समझाया है।
ओके, इतनी बात क्लियर है। पारस्परिकता या संपर्क का सिद्धांत, तो ये जो है यहाँ पे लागू नहीं होता, ये इंटर रिलेशन की बात करता है। बहिष्कार का सिद्धांत, ये भी यहाँ पे इसका भी कोई मतलब बनता नहीं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी के साथ में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को कल भी मिला था। आप इसका आंसर फटाफट बता देंगे। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे पहले समाजीकरण कहाँ सीखते हैं, यानी कि समाज के साथ कैसे रहना है, उठना बैठना, खाना पीना, प्यार, डिसिप्लिन, है ना, कैसे एक दूसरे का सहयोग करना है, घुलना मिलना है, ठीक है। सामाजिक व्यवहार कहाँ सीखता है, तो सबसे पहले वो अपने परिवार में सीखता है, परिवार के बाद पास पड़ोस में जाता है, ठीक है भाई। प्राथमिक संस्थाएं क्या होती हैं, प्राइमरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि ऐसी संस्थाएं जो बच्चे के शुरुआती जीवन में उसके व्यवहार और सोच को प्रभावित करें, जिसमें मेन कौन है, फैमिली। सबसे पहला जो बालक है वो अपने अपने परिवार से सीखता है, जहाँ बच्चा बोलना सीखता है, रहना सीखता है, प्यार करना सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है। फिर आता है आस पड़ोस में, जहाँ आस पड़ोस में जाकर के दूसरे बच्चों के साथ खेलना, वहाँ से उनके साथ घुलना मिलना, सहयोग करना सीखता है, समाज के व्यवहार सीखता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा पहले फैमिली और अपने परिवार और आस पड़ोस में सीखेगा। उसके बाद फिर वो प्रिंट अपने मीडिया के संपर्क में आएगा, जो कि बहुत बाद में आता है बच्चा यहाँ पे, ठीक है। विद्यालय और कानून, विद्यालय भी सेकेंडरी है और कानून भी सेकेंडरी है, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत बाद में बच्चा यहाँ तक पहुँचता है। सामाजिक नीति और धर्म, ये समाज के नियम और नैतिकता सिखाते हैं, लेकिन शुरुआती नहीं है, बाद की चीज़ें हैं ये। पहला हमारा क्या हो जाएगा, परिवार और पड़ोस। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। निगमनात्मक सोच का मतलब क्या होता है, देखिएगा, जिसको हम कहते हैं विच स्टेज कैन चिल्ड्रन थिंक डिडक्टिवली, किस अवस्था में, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो बच्चे के अंदर ये जो निगमनात्मक रूप से सोचने की क्षमता है, ये कहाँ आएगी, क्या 0 से 2 साल में आ जाएगी, या 2 से 7 साल में आएगी, या 7 से 11 साल में आएगी, या फिर 11+ में आ जाएगी। तो निगमनात्मक रूप से सोचने की क्षमता बच्चे के अंदर आएगी जब बच्चा 11+ हो जाएगा, यानी कि वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा। इस स्टेज में बालक का जो चिंतन है वो और ज़्यादा अमूर्त हो जाता है। बच्चा यहाँ कल्पना करके चीज़ों के बारे में सोच सकता है, और यहाँ पे बच्चे का चिंतन और ज़्यादा एक सीक्वेंस में आ जाता है ना, फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसकी जो लॉजिक पावर है वो तीव्र तेज हो जाती है। तो पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखते हैं, और यहीं पे बच्चों के अंदर निगमनात्मक सोच भी डेवलप होती है। अब ये समझिए कि निगमनात्मक सोच क्या होती है। निगमनात्मक सोच में हम सामान्य नियम या जो सिद्धांत होते हैं उनसे हम कुछ स्पेसिफिक कंक्लूजन यानी कि विशेष निष्कर्ष निकालते हैं। यानी कि जैसे अगर ये नियम सब पर लागू होता है तो किसी एक पर भी वही नियम लागू होगा। अब जैसे हम आपके सामने सामान्य सी बात रखें हम, ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम कह दें कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, सभी पक्षी उड़ सकते हैं। तोता एक पक्षी है, तोता जो है वो क्या है, तोता एक पक्षी है। ये जो सभी पक्षी उड़ सकते हैं ये क्या है, एक सामान्य नियम है, ये सामान्य नियम है, ठीक है। तोता एक पक्षी है, ये स्थिति है हमारे सामने। अब जो इससे निष्कर्ष निकलेगा वो क्या निकलेगा, इससे निष्कर्ष ये निकलेगा कि जब सभी पक्षी उड़ सकते हैं, स्थिति है तोता एक पक्षी है, तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि तोता भी उड़ सकता है। क्या निकलेगा कि तोता भी उड़ सकता है। जो नियम सब पर लागू हो रहा है वो किसी एक पर भी लागू होगा। इस तरीके की जो सोच है बच्चे के अंदर वो कब आती है, जब बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। एक और क्वेश्चन लीजिए, जैसे एक मैथ्स का क्वेश्चन लेते हैं कि एक सामान्य नियम यह है कि सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। सभी सम संख्याएं जो हैं वो 2 से विभाज्य होती हैं, ये सामान्य नियम है। और स्थिति यह है कि 8 एक सम संख्या है। 8 क्या है, 8 एक सम संख्या है। ओके, अब यहां बच्चा सोचेगा कि सर ने बताया था कि सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं, और सिचुएशन हमारे सामने ये आ गई है कि 8 एक सम संख्या है तो ये भी 2 से विभाज्य होगी। अब बच्चा यहाँ पे अपनी निगमनात्मक सोच लगा लेगा, उसकी डिडक्टिव थिंकिंग यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी कि सर ने बताया था कि जो है कि सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं।
अब सिचुएशन ये आ गई कि 8 एक सम संख्या है तो 8 भी 2 से विभाज्य होगी। ये जो है ये उस नियम से निकला हुआ निष्कर्ष हो गया। 8 भी 2 से विभाज्य है, ये उस नियम से निकला हुआ निष्कर्ष हो गया। तो इसे कहते हैं निगमनात्मक सोच, जो कि बच्चे के अंदर आती है औपचारिक संख्यात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन लीजिए, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समान आकार के गिलास दिखाए गए। रीना 5 वर्ष की है, यानी कि 2 से 7 साल में आएगी वो, ठीक है, 2 से 7 साल में। ओके, तो समान आकार के गिलास दिखाए गए जो छोटे और चौड़े थे। जो कैसे थे? छोटे थे और चौड़े थे। मान लीजिए ये इस तरीके के। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया। दोनों में कितना दूध डाला गया? दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे देखकर रीना ने बराबर होने की सहमति बताई कि हाँ, दोनों में दूध बराबर भरा हुआ है। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया। मान लीजिए वो एक गिलास यहाँ पे रखा था, इस गिलास में उस दूध को डाल दिया गया जो अपेक्षाकृत लंबा और पतला था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज्यादा है। जब दूध इसमें से इसमें डाल दिया गया तो अब रीना कह रही है कि दूध इस बोतल में ज्यादा है, जबकि दूध उतना ही है। अब वो कह रही है कि दूध इसमें ज्यादा है, इसकी अपेक्षा, इनकी अपेक्षा दूध इसमें ज्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये क्या दिखा रहा है? तो प्यारे दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? देखिए, इसको कहते हैं विकेंद्रण में कठिनाई। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विकेंद्रण में कठिनाई, यानी कि डिफिकल्टी इन डिसेंटरिंग। क्योंकि यहाँ पे जो रीना है वो केवल एक ही आयाम पर ध्यान दे रही है, सिर्फ ऊंचाई को देख रही है, सिर्फ यहाँ पे हाइट को देख रही है। जो दूसरा आयाम है, जो चौड़ाई है, उसको वो इग्नोर कर रही है। इस स्थिति को कहते हैं डिफिकल्टी इन डिसेंट्रेशन। ठीक है, तो ये विकेंद्रण क्या होता है भाई? विकेंद्रण मतलब होता है कि किसी वस्तु या सिचुएशन के एक से अधिक पहलुओं पर एक साथ ध्यान देना। अर्थात जब आप लंबाई भी देख रहे हैं, चौड़ाई भी देख रहे हैं, उसकी ऊंचाई भी देख रहे हैं, इसे कहते हैं विकेंद्रण। लेकिन जो रीना है वो ऐसा कर ही नहीं पा रही है, वो तो केवल ऊंचाई देख रही है, चौड़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही है, इसलिए उसको विकेंद्रण में कठिनाई हो गई। ओके, इतनी बात क्लियर है? किस चरण में होता है ये? तो ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तब उसके अंदर ये गुण पाया जाता है। ठीक है, और इस चरण में बच्चा जो है वो एक ही पहलू पर केंद्रित रहता है, इसीलिए इसको सेंट्रेशन का गुण कहते हैं कि जो सेंट्रेशन का गुण है वो 2 से 7 साल में पाया जाता है। ओके, यहाँ पे जो दूसरे पहलू हैं बच्चा उनको नजरअंदाज कर देता है, जैसा कि डिफिकल्टी इन डिसेंट्रेशन हो गया। अब जैसे जो एनिमिज्म है, जीववाद का गुण है, वो भी इसी में आएगा। ठीक है, यहाँ बच्चा जैसे जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको भी सजीव समझने लगता है। ठीक है, टेबल है, टेबल से बच्चा टकरा गया। ठीक है, अब आप टेबल को 2 बार पीट दो तो बच्चा खुश हो जाएगा, उसे लगेगा जैसे मुझे चोट लगी टेबल को भी चोट लग गई। लाक्षणिक प्रकार सिमियोटिक फंक्शन का मतलब यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, इसको हम लोग सिंबॉलिक थॉट भी कहते हैं कि जब बच्चा मोबाइल फोन को गाड़ी समझ करके चलाने लग जाए, कोई डंडा है उसको तलवार समझ करके चलाने लग जाए। ठीक है, इसको कहते हैं सिंबॉलिक थॉट। ये भी इसी उम्र की विशेषता है। काल्पनिक निगमनात्मक तर्क ये बच्चे के अंदर कब आएगा? तो बच्चा ये आएगा जब बच्चा 11+ हो जाएगा, तब उसके अंदर ये गुण आएगा, जब बच्चा पहुंच जाता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। यानी कि अनु जो कह रही है, अनु कहती कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, कोई अकेला व्यक्ति नहीं तय कर सकता। यानी कि इसका अर्थ यह है कि अनु का जो डिसीजन है यहाँ पे वो व्यक्तिगत सोच या नैतिकता पर नहीं बल्कि समाज के नियमों और व्यवस्था पर आधारित है, क्योंकि यहाँ बालक समाज के नियम और कानून को ही सर्वोपरि मान रहा है ना, कि भाई समाज ही तो तय करेगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार ये उदाहरण किस चरण को दर्शा रहा है? ये आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास को दिखाता है, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन को दिखाता है, आधिकारिता सामाजिक क्रम अव्यवस्था अभिविन्यास को दिखाता है, ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास को दिखाता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे चूंकि जो अनु का निर्णय है वो क्या है? व्यक्तिगत सोच, खुद की सोच या नैतिकता पर आधारित नहीं है बल्कि समाज के नियमों पर आधारित है ना, क्योंकि यहाँ बालक समाज के नियम कानून को ही क्या कर रहा है? सर्वोपरि मान रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास।
जो कि हमारा सेकंड लेवल और फोर्थ स्टेज है। सेकंड लेवल फोर्थ स्टेज है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फोर्थ स्टेज में होता क्या है भाई, यहाँ पे समाज के नियमों को बच्चा सर्वोच्च मानता है कि जो समाज के नियम हैं हमें उनके अनुसार ही चलना है, ठीक है। अगर हर कोई अपने हिसाब से चलेगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। सही वही है जो कानून और व्यवस्था बनाए रखे, यानी कि व्यक्ति की अपनी सोच यहाँ पे जो है वो कमजोर होती है, वो समाज के तौर तरीके के हिसाब से ही चलता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सेकंड लेवल फोर्थ स्टेज की बात हो रही थी। अब जैसे आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, ये कहाँ पे आएगा, ये आपका फर्स्ट लेवल और फर्स्ट स्टेज की विशेषता है, जहां बच्चा डर के भय से आज्ञा का पालन करेगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ये आपका सेकंड लेवल थर्ड स्टेज है, जहां बच्चा गुड गर्ल गुड बॉय बनना चाहता है, दूसरे की नजरों में अच्छा बनना चाहता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ये आपका थर्ड लेवल सिक्स्थ स्टेज है। इस स्टेज में बालक या व्यक्ति अपने नैतिक निर्णय खुद करता है, कानून या समाज के डर से नहीं या उसके आदेश से नहीं, अपने उसका जो अंतःकरण कह रहा है, उसकी जो आत्मा जो कह रही है, व्यक्ति वही करता है। इस स्टेज में आकर के बच्चा ये कहेगा कि जैसे हिंज की स्टोरी हमने बताई थी, हिंज यहाँ पे चोरी कर ले क्योंकि यहाँ पे चोरी करना गलत तो है, कानून के विरुद्ध है, लेकिन यहाँ पे कानून से ऊपर मानवता है, क्योंकि अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी। ये क्या है, ये कानून से हटकर वो अपना दिमाग लगा रहा है, अब उसकी अपने अंतःकरण से व्यक्ति सोचता है ना, क्योंकि जीवन बचाना चोरी से ऊंचा नैतिक सिद्धांत है। तो ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास की विशेषता है। जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के कानूनों का उल्लंघन किया था, है ना, कानून का उल्लंघन करना गलत है, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के कानूनों का उल्लंघन किया, लेकिन उनका उद्देश्य अन्याय के खिलाफ सत्य और अहिंसा का पालन करना था। वे अपनी अंतरात्मा और सिद्धांतों के अकॉर्डिंग चले, ना कि समाज या कानून के अनुसार चले, है ना। तो यहां तक बहुत कम व्यक्ति पहुंचते हैं। ये आपका लास्ट स्टेज होती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम चले जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि लेवाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पहाड़ यानी कि सहारा प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है। उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, बिना चर्चा के साथ सीधा जवाब देना। तो भाई बात किसकी हो रही है, लेवाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। पहाड़ या ढांचे की बात कौन करते हैं, लेवाइगोत्स्की। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बच्चे को हेल्प तब करो जब बच्चा कहीं पर फंसे, बच्चा अटक रहा है, फंस रहा है, सवाल नहीं लग रहा है, तो उसको थोड़ी सी हिंट दे दो, इशारे में उसको समझा दो, संकेत दे दो कि बेटा इसी तरीके का सवाल हमने तुमको कल लगवाया था, ध्यान करो, उसमें हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, सवाल लग जाएगा। इस तरीके से जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना क्या है, ये पहाड़ यानी कि सहारा प्रदान करने का सही तरीका है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, ये बिहेवियरिज्म का सिद्धांत है। इसकी बात पावलोव करेंगे जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, ये भी व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। स्किनर का जो रिइंफोर्समेंट है, ये स्किनर इसकी बात करते हैं जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है, बिना चर्चा के सीधा जवाब देना, ये किसी बात का कोई मतलब बनता नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम चले जाएंगे। लेवाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है, कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, रट्टाफिकेशन पर जोर दिया है वाइगोत्स्की ने, बिल्कुल नहीं। कोलैबोरेटिव लर्निंग पर फोकस किया, उन्होंने कहा सहयोगात्मक अधिगम यानी कि बच्चा सहयोग से बेहतर सीखता है, बिकॉज हमारा जो अधिगम है, हमारी जो लर्निंग है वो एक सोशल प्रोसेस है, यानी हम सबसे अच्छा दूसरों के साथ बातचीत करके, सहयोग करके और सहभागिता से ही सीखते हैं, है ना। दूसरों से मिलजुल करके ही हम सीख पाते हैं। सीखना अकेले में नहीं, बल्कि समाज के लोगों के साथ बातचीत करते, वार्तालाप करके और सहयोग से ही हो पाता है। इसलिए उन्होंने कोलैबोरेटिव और सोशल लर्निंग को बहुत बढ़ावा दिया है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। मानकीकृत पाठ्यक्रम हम कभी अप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि मानकीकृत जो है ये सभी बच्चों को एक तरीके से ही देखता है, जबकि हर बच्चे की रुचि क्षमता योग्यता अलग अलग होती है। इसको भी हटा दो। स्टैंडर्ड करिकुलम जहां मिले ये निगेटिव होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है। कक्षा कैसी है, प्रगतिशील कक्षा है भाई, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है। ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थी केवल सुनते नहीं है, केवल रटते नहीं, बल्कि ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट करते हैं
और प्रगतिशील कक्षा की विशेषता ये होती है कि यहाँ पे ज्ञान का निर्माण किया जाता है, ज्ञान दिया नहीं जाता। बट बालक जो है वो खुद अनुभव करके सीखता है, डिस्कशन करके सीखता है और लर्निंग बाय डूइंग होती है, ठीक है, करके सीखने का मौका उसको मिलता है। टीचर जो है वो सिर्फ एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। बच्चों को सिर्फ यहाँ पे क्या करता है, टीचर गाइड करता है और बच्चा यहाँ पे एक्टिव यानी कि सक्रिय निर्माण करता है। यहाँ पे बालक क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने विचार रखते हैं, प्रयोग करके देखते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रगतिशील कक्षा में बालक सेंटर में होता है, चीजें उसके इर्द गिर्द चलती हैं, उसी की रुचि क्षमता योग्यता के हिसाब से उसको शिक्षा दी जाती है। तो प्रगतिशील कक्षा में बच्चे सक्रिय ग्रहणकर्ता होंगे, निष्क्रिय नहीं होंगे। ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। बच्चे कैसे होंगे, यहाँ पे ज्ञान को निर्माण करने में सक्रिय भागीदार के रूप में काम करेंगे, एक्टिव होकर के सीखेंगे बच्चे, ठीक है। केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम नहीं, स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम। इसका मतलब होता है कि जो बालक है वो उसको जो भी जानकारी दी जा रही है वो उसको सोच करके, समझ करके या एनालिसिस करके उपयोग नहीं कर सकता। यानी कि ऐसा बालक सिर्फ वही करता है जो टीचर उसे बता देता है। बालक खुद से नहीं सोचता, ना तो दी गई जानकारी को समझ पाता है, ना ही नए तरीके से उसको अप्लाई भी नहीं कर पाता। इसी को कहते हैं स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम। ये प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है, हटा दो इसको। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है। क्वेश्चन को पहले समझिए। जो रजनी है वो देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। इसका मतलब समझ में आया? मतलब इसका ये है कि जो रजनी है वो देखी गई वस्तु, मान लीजिए देखी गई वस्तु है, क्या है देखी गई वस्तु? जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। जैसे आप अपने कमरे में बैठे हो, आप अपना कमरा देख रहे हो, है ना, कि मेरी टेबल यहाँ लगी है, मेरा फ़ोन यहाँ रखा है, लैपटॉप यहाँ रखा है, किताबें इधर रखी हैं, है ना, और ये जो है कि ये सारी चीज़ें इधर उधर रखी हैं। आप उस चीज़ को जो देख रहे हो, तो जो देखी गई वस्तु है उसको मानसिक चित्रण, अब आप उसको अपने माइंड में देख रहे हो। अब आपने आंखें बंद कर ली, फिर आंखें बंद करके आप अपना कमरा देख रहे हो, ठीक है, कि मेरे कमरे में टेबल यहाँ रखी है, फ़ोन यहाँ रखा है, लैपटॉप यहाँ रखा है, किताबें यहाँ पे रखी हैं, ये जो है ये चार्ट पेपर इधर लगा हुआ है, और ये एक तस्वीर है जो इधर लगी हुई है। इसको आप आंखें बंद करके देख रहे हो अपने कमरे को, ठीक है। और परिवर्तन में बहुत कुशल है। अब आप उसमें परिवर्तन करो। हम लोग ने कभी कभी सोचते हैं कि अगर मैं अपनी टेबल इस कॉर्नर से उठा के उस कॉर्नर में लगा लूं, है ना, ये जो किताबें हैं इसको इधर सेट कर दूं तो मेरा रूम कैसा लगेगा। तो अब आप आंखें बंद करके, पहले क्या है, पहले रजनी ने अपने कमरे को देखा, क्या किया, देखा, फिर उसका मानसिक चित्रण किया, यानी कि आंखें बंद करके फिर उसने अपने कमरे को देखा। अब उसको परिवर्तन कर रही है, आंखें बंद करके अब क्या कह रही है, अब परिवर्तन कर रही है कि अगर मैं अपनी टेबल उस कॉर्नर में लगा लूं, ये जो किताब हैं इनको उधर से उठा के इधर सेट कर दूं, ये चार्ट पेपर उधर लगा दूं, इस तस्वीर को इस दीवार से हटा करके सामने वाली पे लगा दूं, तो मेरा रूम कैसा लगेगा। अब वो इसको इस ऐसा करने में बहुत कुशल है, वो बहुत ही कुशल है, यानी कि वो इस काम को बड़े अच्छे से कर लेती है, अपने माइंड में चीजों को इधर उधर घुमा करके देख लेती है। हम लोग अपने दिमाग में जब इस चीज को घुमा के देख लेते हैं, हमको लगता है कि हाँ ऐसे रूम मेरा अच्छा लगेगा, तो फिर हम लोग वो चेंजेस कर लेते हैं। पहले कल्पनाओं में करते हैं, बाद में उसको रियल में कर लेते हैं, ठीक है। बहुत कुशल का मतलब रजनी जो है ये सब बहुत अच्छी तरह से, तेजी से और बड़ी सटीक ढंग से करती है। वो किसी भी वस्तु को देखे बिना अपने मन में उसका चित्र बना सकती है और उसको बदल भी सकती है, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि के जो लोग हैं उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, उनके अंदर स्थानिक यानी कि स्पेशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग अपने माइंड में जो है चीजों का नक्शा बहुत अच्छे से बनाते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग का नक्शा बनाना हो गया, है ना, जैसे जो आर्टिस्ट हो गए और आर्किटेक्ट हो गए, ये लोग किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका जो नक्शा है वो अपने दिमाग में बनाते हैं कि ये बिल्डिंग कैसी दिखेगी, इसके कमरे कैसे होंगे, है ना, कहाँ खिड़कियां होंगी, कहाँ दरवाजे होंगे, और पूजा का स्थान कौन सा होगा, और किचन किधर बनेगा, वॉशरूम किधर बनेगा। ये सारी चीजें वो पहले अपने दिमाग में ही बना लेते हैं, फिर हमें वो एक पेपर पे बना करके देते हैं। तो आर्किटेक्ट के अंदर भी स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इंजीनियर हो गए उनके अंदर भी होती है।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे रजनी के अंदर भी वही चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि वो चीजों को इधर से उधर अपने दिमाग में ही करके देख रही है। भाषाई बुद्धि, जैसे जो कवि हो गए उनके अंदर भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी होती है, नेता हो गए उनके अंदर भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी होती है, संगीत यानी कि म्यूजिकल, जिसके अंदर जो संगीतज्ञ होते हैं उनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। इंटरपर्सनल, जिनके अंदर अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होती है, वो दूसरे की भावनाओं विचारों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए भाई, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि देखिए, अपने विचारों का मौखिकीकरण, अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यानी कि जेम्स को जो सवाल दिए गए हैं उनका आंसर ढूंढने में, उन सवालों को हल करने में, जब जेम्स बोल बोल करके उन सवालों को हल करता है, इससे उसको मदद मिलती है। ठीक है, जेम्स को जो सवाल दिए जाते हैं वो उनको बोल बोल करके हल करता है, और जब बोल करके हल करता है तो उसके सवाल अच्छे से हल हो जाते हैं। ये कथन क्या बता रहा है? भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है, जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है, भाषा संज्ञान को सुगम बनाती है, भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ जाती है। देखिए यहाँ पे चीज क्या, पहले समझिए संज्ञान। संज्ञान क्या होता है भाई? संज्ञान का मतलब है जो हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, चीजों को याद रख रहे हैं, सीख रहे हैं, यानी हमारे दिमाग में होने वाली सोचने समझने की प्रक्रिया को हम संज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो वो सवाल है बोल बोल करके हल कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भाषा संज्ञान को सुगम बनाती है। ये कौन कहते हैं? लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम शब्दों में सोचते हैं, बोलते हैं, तो हमें समझने में और सोचने में आसानी हो जाती है। यानी जो भाषा है वो हमारे दिमाग की जो सोच है उसको एक सही डायरेक्शन देती है, और हमारे जो थॉट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है, जो सवाल हमको दिया गया हम उसको बोल बोल करके हल कर रहे हैं, जो दिमाग में विचार चल रहे हैं उनको शब्दों के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं, और सोचते भी जा रहे हैं। तो जो भाषा है वो हमारे दिमाग को और ज़्यादा एक्टिव कर देती है। ओके, जैसे अगर कोई बच्चा मन में सोच रहा है कि पहले ये जोड़ना है फिर ये घटाना है, तो वो बोल करके सोच रहा है, यानी भाषा उसकी जो सोच है उसको चलाने का एक साधन बन रही है। अगर वो बोलना बंद कर दे तो उसकी सोच वहीं रुक जाएगी। यानी भाषा सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमें सोचने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो इस तरीके से भाषा संज्ञान को सुगम बनाती है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अब देखिए, भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है। क्या ये बात सही है कि भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है? ये बात गलत है। भाषा और संज्ञान दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। ये स्टेटमेंट किसका है? नॉम चॉम्स्की का है। ठीक है, जिन्होंने ये प्रस्तावित किया था कि मनुष्य में जो है लैंग्वेज लर्निंग की एक जन्मजात क्षमता होती है, जिसे उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा था। लैड क्या कहा था इन्होंने कि हमारे मस्तिष्क में एक चिप जैसी एक लैड यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसके माध्यम से हम लैंग्वेज को सीख पाते हैं। ठीक है, भाषा अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ जाती है? नहीं, भाषा के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी नहीं आती, बल्कि हमारा संज्ञान, हमारा दिमाग और अच्छे से काम करने लग जाता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, जेंडर क्या है? एक अस्मिता जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है, गर्भधारण के समय ही पूर्व निर्धारित होता है, एक जन्मजात जैविक गुण है, या समाजीकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता। डियर फ्रेंड, जेंडर शब्द का सिर्फ लड़का या लड़की होना नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के द्वारा बनाया गया एक शब्द है। हमारे रोल्स क्या हैं, हमारी भूमिकाएं, हमसे समाज जो एक्सपेक्टेशंस रखता है और हम किस तरीके का व्यवहार करें, वो सब जेंडर के अंतर्गत आ जाता है। तो जेंडर जो है ये एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं के द्वारा आकृति पाती है, यानी कि इसको समाज तय करता है। जेंडर कोई जन्म से तय चीज नहीं है, बल्कि ये समाज के नियम, परंपराएं, मान्यताओं से सीखा हुआ और गढ़ा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे दो चीजें होती हैं आपको, एक तो एग्जाम में सेक्स मिलेगा, दूसरा जेंडर मिल सकता है। ठीक है, सेक्स और जेंडर दोनों में अंतर क्या है? सेक्स जो है बायोलॉजिकल है कि ये जन्म से तय होता है कि भाई ये मेल है फीमेल है, बस ये जन्म से तय हो गया। जेंडर जो है इसको समाज ने बनाया है, ये समाज के द्वारा सीखा जाता है ना, कि ये मेल है इसकी ये भूमिकाएं रहेंगी, ये फीमेल है इसकी ये भूमिकाएं रहेंगी, है ना।
जो सेक्स है ये हमारी शारीरिक बनावट पर आधारित होता है और जेंडर समाज की अपेक्षाओं पर आधारित होता है कि समाज हमसे क्या अपेक्षा करता है। अगर लड़का है तो उससे समाज चाहता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पूरे घर को चलाए, और लड़की है तो उससे समाज ये एक्सपेक्टेशंस करता है कि बस हाई स्कूल इंटर इसको करवा लेंगे, फिर इसकी शादी कर देंगे, चूल्हा चौका बर्तन करेगी। तो ये क्या है, ये जेंडर है। ओके, तो ये एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं के द्वारा आकृति पाती है। ठीक है, यानी कि समाज के विचार, संस्कृति और परंपराएं ये तय करते हैं कि लड़का या लड़की को कैसे व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है गर्भधारण के समय ही पूर्व निर्धारित होता है। ये सेक्स पर लागू होता है, जेंडर पर लागू नहीं होता। ये जन्मजात जैविक गुण है, ये भी सेक्स की विशेषता है, समाजीकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता। तो जो जेंडर है ये जेंडर समाजीकरण से ही बनता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नीचे कहता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। भाई, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा है जहां अलग अलग समाज से बच्चे आए हैं, है ना। आर्थिक यानी कि कोई अमीर है, गरीब है वैसे भी बच्चे हैं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलग अलग जाति, धर्म, भाषा बोलने वाले अलग अलग संस्कृति के बच्चे आपकी क्लास में आए हैं। तो ऐसी कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से, अलग अलग प्रकार का पाठ्यक्रम अप्लाई करने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये कथन सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल, कई स्किल्स सीखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यानी अगर एक कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, गरीब है, अमीर है, गांव से भी आया है, शहर से भी आया है, अलग अलग संस्कृति से आया हुआ बच्चा है, तो उनका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है और जो डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है। क्योंकि जब बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो वो एक दूसरे से नई बातें सीखते हैं, है ना, और एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट उनके अंदर जागृत होता है। अगर कोई बच्चा पहले किसी दूसरी जाति या धर्म के बच्चे को हीन समझता था, तो अब वो साथ में पढ़ रहे हैं, तो पहले जो हीन समझ रहा था आज हो सकता है वो उसको सम्मान देने लग जाए, क्योंकि अब वो साथ में बैठ करके सीख रहा है, पढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसके प्रति एक स्वीकृति हो जाती है, सहनशीलता बच्चे सीख लेते हैं, और बच्चे के अंदर यहाँ पे लाइफ स्किल्स भी आ जाती हैं जब वो साथ में बैठ करके सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो अगला है सही है, क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। नहीं, ये अधिक श्रेणीबद्ध नहीं बनाता, ये तो विविधता, यहाँ पे विविधता भेदभाव बढ़ा नहीं रही है, बल्कि समृद्ध करती है। ठीक है, गलत है, क्योंकि इससे अनावश्यक कंपटीशन होता है। तो ऐसा भी नहीं है, ये जो है कि जो कंपटीशन है, अनावश्यक कंपटीशन होता है। नहीं, इससे सहयोग बढ़ता है, कंपटीशन नहीं बढ़ता। गलत है, क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है और वे खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चों को ये भ्रमित कर सकता है। विविधता भ्रम नहीं लाती है, बच्चों के अंदर एक समझ लेकर के आती है। यहाँ बच्चे दूसरों के विचार, व्यवहार, संस्कृति और आदतें अपने से अलग होने पर भी उन्हें स्वीकार करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? संदर्भित, मानकीकृत, मानदंड संदर्भित या फिर अध्यापक अभिमुखी। तो अधिगम के लिए जो मूल्यांकन हो वो कैसा हो? वो बच्चों के संदर्भ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कैसा हो? कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए, क्योंकि भाई हर बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, अलग अलग कोई प्रतिभाशाली है, कोई एवरेज है, कोई मध्यम सीखने वाला बच्चा है। तो बच्चा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सीखता है, तो उसी के हिसाब से बच्चे का मूल्यांकन कीजिए आप। उसके अनुभव को लेकर के, उसकी भाषा क्या है, उसका एटमॉस्फेयर क्या है, किस समाज से जुड़ा है। ठीक है, इस तरीके से जो बच्चा जैसा है उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन आप कीजिए। सबको एक तरह से या सबके साथ एक तरह से हम मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा जो है वो अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जाति, धर्म, भाषा बोलने वाला, अलग अलग वातावरण से जुड़ा हुआ बच्चा है। तो हम सबको एक नजरिए से या एक तरह का मूल्यांकन सबके साथ में हम नहीं कर सकते। कैसा होना चाहिए? कॉन्टेक्चुअल, यानी कि उनके संदर्भ से जुड़ा, उनकी भाषा, उनके अनुभव, उनका बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए बच्चे का मूल्यांकन करना है हमको, है ना।
ये बच्चे की लर्निंग को सही ढंग से मापेगा और उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगा। मानकीकृत नहीं होना चाहिए। मानकीकृत ये तो सभी पर एक समान पैमाने से, एक समान तरीके से सब पर जांच करेगा, ये अधिगम के लिए सही नहीं है। मानदंड संदर्भित का मतलब होता है कि इसमें बच्चों की तुलना एक दूसरे से की जाती, कंपेयर किया जाता है एक दूसरे का, है ना, जो अधिगम के लिए नहीं बल्कि अधिगम का मापन करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी हट जाएगा। अध्यापक अभिमुखी, टीचर सेंटर्ड, तो इसमें छात्र की भूमिका तो वैसे भी पैसिव होती है, बच्चा यहाँ पे पैसिव होता है, और जहां बच्चा पैसिव है वो हमारे किसी काम का नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए के साथ में चले जाएंगे। अगला प्रश्न लीजिए, एक अध्यापिका एक टीचर द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी? बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करनी है आपको, तो क्या करना होगा? बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद कराने के लिए नहीं, कंठस्थ रट्टाफिकेशन पर हम जोर कभी देंगे नहीं। किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारी तरीके को प्रोत्साहित करना, अभिसारी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मतलब आप किसी प्रॉब्लम का एक ही तरीके से उसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, तो ये नहीं होगा। कन्वर्जेंट नहीं, हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। प्रक्रियात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना, नहीं, फंक्शनल फिक्सनेस, ये भी नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब है कि आप किसी चीज का एक ही तरीके से हल करना जानते हैं, उसका कोई दूसरे तरीके से उसको उपयोग करना आपको आता ही नहीं है। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की आवश्यकता हो, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब यह है कि एक टीचर ऐसी समस्याएं दे बच्चों को जिनका जो आंसर है वो फिक्स्ड ना हो, बल्कि छात्रों को सोचने का, उनको विचार करने का मौका मिले। बच्चा सोच विचार करे, गहराई से उस पर विचार विमर्श करे, तब उसका सॉल्यूशन बच्चे से निकले। तो ये क्या है, इससे बच्चे को क्या होगा, क्रिएटिव थिंकिंग उसकी डेवलप होगी। ठीक है, अगर हम बच्चे से पूछ लें कि अगर गांव में पानी की कमी है, तो कमी हो जाए तो तुम क्या करोगे? अब यहाँ बच्चे का सोचेगा, विचार करेगा, इमेजिनेशन करेगा, तब जाकर कहीं उसको समाधान मिलेगा कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो बच्चा यहाँ पे दिमाग लगाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कहता है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या आवश्यक है? वंचित वर्गों से संबंधित बच्चे हैं। वंचित वर्ग मतलब ऐसे बच्चे जो सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं, अमीर हैं, गरीब हैं बेचारे, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सांस्कृतिक रूप से भी पीछे हैं, जिन्हें समाज में वो मान सम्मान प्यार स्नेह नहीं मिला, है ना, गरीब परिवारों से है, पिछड़े इलाकों से हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी हैं, विकलांग हो सकते हैं, दृष्टिबाधित हो सकते हैं, श्रवण बाधित हो सकते हैं। तो ये सारे बच्चे हैं, इनके सफल समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? समावेशन मतलब सभी बच्चों को एक समान अवसर देना है आपको, ताकि कोई भी बालक शिक्षा से वंचित ना रह जाए, अलग ना रह जाए। उनके लिए आप इनफ्लेक्सिबल कैरिकुलम अपनाएंगे? नहीं, उनके लिए हम फ्लेक्सिबल लचीला पाठ्यक्रम अपनाएंगे। लचीला मतलब जो बच्चा जैसा है उसके हिसाब से उसको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। ठीक है, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं होता है, बालक केंद्रित होता है। कैसा? परीक्षा केंद्रित नहीं होगा, बालक केंद्रित होगा, यानी कि हम बच्चे के हिसाब से चलेंगे। उचित समायोजन करेंगे। क्या करेंगे? उचित समायोजन करेंगे। उचित समायोजन का मतलब यहाँ पे है रीजनेबल अकोमोडेशंस। रीजनल अकोमोडेशंस ये यहाँ पे सही है। क्यों सही है? क्योंकि उचित समायोजन का मतलब है कि हर विद्यार्थी की जैसी ज़रूरत है, जैसी उसकी आवश्यकता है, जैसी क्षमता है, उसके हिसाब से उसको पढ़ाएंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, और उसके एटमॉस्फेयर में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसमें भी बदलाव लाने का हम प्रयास करेंगे, ताकि बच्चों को हम सही से एडजस्ट कर पाएँ। अनन्य दुर्गम इमारती संरचना, यानी कि आप इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाएंगे, ये भी कोई ऑप्शन नहीं बनता है। उचित समायोजन करेंगे बच्चे के लिए, सी ऑप्शन राइट हो जाता है। आगे बढ़ जाइए और क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? समावेशन की विचारधारा किस पर आधारित है? अच्छा, पहले समावेशन का मतलब समझिए। समावेशन क्या है? समावेशन का मतलब होता है हर बच्चे को उसकी भिन्नताओं के बावजूद, जैसे उसकी आर्थिक स्थिति, वो लड़का है, लड़की है, भाषा क्या बोलता है, विकलांग है, इन सभी चीज़ों को आप नज़रअंदाज करते हुए, ठीक, नज़रअंदाज का मतलब ये भिन्नताएं तो हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सभी को समान अवसर दो और सम्मान के साथ सबको शिक्षा देनी है। लेकिन समान अवसर का अर्थ यहाँ पे समानता नहीं है। समान अवसर आप सबको देंगे, आप चाहे बच्चा जो कोई भी जैसा भी हो,
समान अवसर तो देंगे, लेकिन उसका मतलब समानता नहीं है, उसका मतलब है इक्विटी, समता। देखिए हमने आपको कई बार समता और समानता में अंतर बताया है दोनों में अंतर। इस चीज को ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर क्या होता है। जो समावेशन की विचारधारा है वो इक्विटी पर जाती है, इक्वलिटी पर नहीं। दोनों में अंतर ये है कि भाई समानता का मतलब ये हो जाएगा कि हम सबको समान रूप से देख रहे हैं, सबको एक जैसी चीज आप सबको दे रहे हैं। और समता का मतलब कि जिसकी जैसी जरूरत है उसको वैसा दे रहे हैं। आपने क्लास में सबको बैठने के लिए कुर्सी दी, आपने क्लास में बैठने के लिए सबको कुर्सी दी, ये आपकी समानता हो गई, इक्वलिटी हो गई। अब इसमें जो छोटे कद का बच्चा है वो उसको भी आपने वही कुर्सी दी है, और जो बड़े कद का बच्चा है उसको भी आपने वही कुर्सी दी है। तो ये इक्विटी नहीं होगी, ये समता नहीं होगी, ठीक है। इससे जो छोटे कद का बच्चा है उसको देखने में, बैठने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसको फिर आगे का दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी कुर्सी तो वही है, बस उसका साइज छोटा है। तो वो जो छोटे कद का बच्चा है उसके लिए थोड़ी बड़े कद की कुर्सी लाओ, है ना। जो बड़े कद का बच्चा है उसके लिए जिस तरीके की कुर्सी की जरूरत हो उसको वैसी कुर्सी बैठने दो। हर बच्चे की ऊंचाई के अनुसार अलग कुर्सी दीजिए ताकि सब ब्लैक बोर्ड पर अच्छे से देख सकें। ये हो जाएगा इक्विटी। एक तरफ से क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों को आपने एक साइज की सेम कुर्सी बांट दी, समानता हो गई। जिसको जैसी जरूरत थी उसको वैसी कुर्सी दी, ये समता हो गई। तो यहाँ पे समावेशन की विचारधारा समता के आधार पर जाती है, समता की बात करती है कि भाई जो बच्चा जैसा है, जैसी उसकी आवश्यकता है, उसके हिसाब से उसको हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। इक्वलिटी नहीं है, अलग थलग करेंगे नहीं, पक्षपात भी हम करेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है। जो बच्चा है वो ADHD वाला है, यानी कि बड़ा ही चंचल है ना, उछल कूद करने वाला, ध्यान न्यूनता, ध्यान कंसंट्रेट होता नहीं है उससे, ये सब समस्याएं हैं उसको, ठीक है। कंसंट्रेट होता नहीं है, काम अधूरा छोड़ देता है, उससे कुछ कहो तो करता नहीं है। जो किताब आज पढ़नी थी वो घर छोड़ आया, जो नहीं पढ़नी थी वो लेके आ गया, और होमवर्क पूरा किया नहीं है, हर समय हिलता डुलता रहता है, कहीं इसके पैर मार, कहीं उसके पैर मार, कहीं उसके कोहनी मार रहा है बैठ के, है ना। शांति से बैठ नहीं सकता, बोलता बहुत है। ये सारी जो है कि विशेषताएं इनके अंदर पाई जाती हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी कर देगा, किसी से जरा सी बात हुई तुरंत उसके चाटा जड़ देगा, तो बड़ा जल्दी डिसीजंस ले लेता है। ये सारी विशेषताएं किसकी हैं, ADHD वालों की हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा अभिलक्षण इनके अंदर पाया जाएगा, उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, नहीं, ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्थित होना तो इनको भगवान ने सिखाया नहीं है। ADHD वाले हैं ना, व्यवस्थित रह ही नहीं सकते, उछल कूद मचाते रहेंगे, चंचल बहुत होते हैं ये। बहुत सचेत, वेरी अटेंटिव, नहीं इतना अटेंटिव भी नहीं होता, बहुत जल्दी एक तो ध्यान भी इनका भटक जाता है। लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान का गुण भी इनके अंदर नहीं डाला गया है, धैर्य तो इनके अंदर है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। आकुल होना, आकुल व्याकुल बहुत होते रहते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं ये, ठीक है। क्या करते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे लगातार बेचैन रहते हैं, शांति से बैठ नहीं पाते, बार बार अपनी जगह बदलते रहते हैं या फिर काम बदलते रहते हैं, तो इसको कहते हैं आकुल होना, ठीक है, रेस्टलेस होते हैं ये। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, 19 नंबर क्वेश्चन लीजिए। सृजनात्मक विद्यार्थियों के बारे में क्या सही है, जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनके बारे में क्या सही है। देखिए सृजनात्मकता का अर्थ होता है जिनके अंदर नए विचार जो ला पाए अपने अंदर, जो सही विचार ला पाए, उपयोगी विचार अपने अंदर ला पाए, है ना। ऐसे विचार प्रस्तुत करने की क्षमता जिनके अंदर होती है, नई नई चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं, हर प्रॉब्लम को एक नए तरीके से या उसको कई तरीके से हल करने का प्रयास कर सकते हैं। जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं वे काम को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, नहीं क्रिएटिव बच्चा है बहुत जल्दी समझ लेता है। वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं। जो बच्चा क्रिएटिव है उनके अंदर नए विचार होते हैं, वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरों से अलग और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्रिएटिव बच्चे की सबसे बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, या कहें उनकी एक सबसे बड़ी पहचान है। और वे इनके अंदर इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को नए दृष्टिकोण से देखते हैं और फेल होने से डरते नहीं है, नए नए प्रयोग ये करते रहते हैं, बड़ा ही खुले दिमाग के होते हैं, हर चीज़ के पीछे क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानने की कोशिश इनकी होती रहती है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है इनके अंदर। वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, नहीं पिछड़े नहीं होते। सृजनात्मक बालक तो वो होते हैं जो किसी बात को सिर्फ वैसे नहीं सोचते जैसे सब सोच रहे हैं, बल्कि नया, अलग और अनोखा तरीका ढूंढते हैं,
ठीक है। उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है। किसने कह दिया आपसे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं। नवीन विचार, नए नए विचार आपको बता देंगे, नई नई बातें बता देंगे आपको कि ये प्रॉब्लम ऐसे हल हो जाएगी, ये सवाल तुम्हारा ऐसे लग जाएगा, तुम इस समस्या से ऐसे बच जाओगे। शालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौतियां पैदा करती है। आ गया भैया ASD वाला, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जिस बच्चे को समाज के लोगों के साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट करने में दिक्कत होती है, अपनी बात रखने में दिक्कत होती है, सामाजिक संपर्क बनाने में दिक्कत होती है, अपने काम को बार बार ये रिपीट करते रहते हैं, रिपीटेशन का गुण इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, इसको कहते हैं ASD। शालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौतियां पैदा करती है, फिर भी शालीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है? ये तो हमने कमियां जान ली इनकी कि बोलने में दिक्कत, अपनी बात नहीं रख पाते हैं, समाज के साथ संपर्क नहीं बना पाते, अपने बिहेव को बार बार रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, कमियां हो गई, इसकी अच्छाई भी तो होगी कोई इनके अंदर। कौन सी है इसमें से वो अच्छाई जिसका लाभ टीचर उठा सकता है कि भाई चलो इस आधार पर इसको आगे बढ़ाते हैं? व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, क्या ये गुण इनके अंदर होता है? लग तो रहा है, ठीक लग रहा है हमको, ठीक है। और क्या कहते हैं उसको, जैसे यहाँ पे पॉइंट ये कह रहा है कि व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, यानी कि ये बच्चे जो चीज़ एक बार सीख लेते हैं उसे बहुत लंबे समय तक और बहुत सटीक तरीके से याद भी रख सकते हैं। इनकी मेमोरी बहुत तेज होती है, ठीक है। और ये जो बच्चे होते हैं ये जो फैक्ट याद कर लेते हैं बहुत अच्छे से, नंबर्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, कोई पैटर्न है उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, कोई किसी चीज़ का सीक्वेंस याद करना है तो उसको बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। ये इनके अंदर गुण होता है, इसीलिए तो कहा गया व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, यानी कि जो बड़े बड़े जो फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो ये अच्छे से याद कर सकते हैं। तो टीचर जो है ये जो क्षमता इनके अंदर है इसका सदुपयोग कर सकता है, ठीक है। बड़ी बड़ी जैसे डेट्स, जैसे हिस्ट्री की डेट्स वगैरह इनसे याद करवाई जा सकती है, कुछ गणना करवाई जा सकती है ना, तथ्यों से जुड़ी एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं, ठीक है। तो इस आधार पर सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, नहीं समाज के साथ इनकी बढ़िया बनती नहीं है, सामाजिक समझ इन बच्चों में होती कम है। संज्ञानात्मक नम्यता, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, वे बार बार एक ही पैटर्न पर अटके रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण, नहीं इन्हें अपने इमोशंस को दूसरे के सामने रखने में होती है कठिनाई, ये भी हटा दो, ऑप्शन है ये इनकी विशेषता है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन लीजिए आज का भाई। विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देना है आपको। क्या देखिए, अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब है जब बालक जो कुछ सीख रहा है उसे अपने रियल लाइफ से जोड़ करके समझे, अपने एटमॉस्फेयर से जोड़ करके समझ ले, तभी वो ज्ञान लंबे समय तक उस चीज़ को, वो उस ज्ञान को याद भी रख पाएगा और उसका उपयोग भी कर पाएगा। यानी कि सिर्फ रटने वाला ज्ञान नहीं, रोट लर्निंग नहीं, बल्कि समझ के साथ जुड़ा हुआ नॉलेज मीनिंगफुल लर्निंग कहलाता है ना, जो समझ के साथ जुड़ा हो, रियल लाइफ से जुड़ा हो। कंठस्थ स्मरण रट्टाफिकेशन की बात हम करेंगे नहीं, बिल्कुल कहीं पे भी। कंपटीशन की भावना को बढ़ावा देंगे नहीं। व्यवहार के अनुकूलन के लिए, ये व्यवहार के अनुकूलन यानी कि दूसरे का व्यवहार देख करके आप उसके अनुकूल हो रहे हैं, ये भी हमारे डिसिप्लिन और क्या कहते हैं उसको, डिसिप्लिन से जुड़ा है, इसको भी हटा दो। पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन के संदर्भ से जोड़ने के लिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको अपने रियल लाइफ से जोड़ करके समझिए, लंबे समय तक वो चीज़ याद रहेगी और इस तरीके की लर्निंग मीनिंगफुल होती है कि जब हम चीज़ों को अपनी रियल लाइफ से प्लस अपने एटमॉस्फेयर से जोड़ करके समझते हैं। निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है? मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तरीका है पढ़ाने का तरीका या उपागम ऐसा है जो ये मानता है कि विद्यार्थी खुद से ठीक से नहीं सीख सकते या उनमें सीखने की पूरी क्षमता नहीं है, ठीक है। खोजी अधिगम, नहीं खोजी अधिगम से तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं, जब वो डिस्कवर करके सीखते हैं, बच्चे क्या कहते हैं उसको खोज करके सीखते हैं ना, ये विद्यार्थियों की क्यूरियोसिटी और उनकी जो सोचने की क्षमता उसको बढ़ा देता है, अच्छी चीज़ है। सहयोगात्मक अधिगम जिसकी बात करते हैं लेविगोत्स्की, यहाँ बच्चे एक दूसरे से मिल करके सीखते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, दूसरे के विचारों को सुनते हैं, ये तो अच्छी चीज़ है। सहज अनुमान लगाना, इनिशिएटिव गेसिंग, ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी इसका मतलब ये है कि बच्चे के अंदर रचनात्मकता भरी सोच है,
कि वो अनुमान लगा लेता है। निष्क्रिय नकल ये जो है ये उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है। अगर बच्चा नकल कर रहा है किसी चीज की, इसका मतलब है कि उनकी योग्यता दूसरे बच्चों की तुलना में कम है। ठीक है, यानी कि जब बालक को सिर्फ दूसरों की बात है या जो ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया गया उसमें कुछ भी इंटरफेयर किए बिना उसको एज इट इज़ कॉपी पर उतार रहा है, लिख रहा है, यही तो निष्क्रिय नकल है। यहाँ पे बालक ना तो स्वतंत्र रूप से सोचता है, ना क्वेश्चंस पूछता है, ना डिस्कवर करता है किसी चीज़ को, है ना। तो इसलिए ये तरीका उनकी ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमजोर कर देता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए। क्वेश्चन कहता है किसी नए कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के समय एक टीचर को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप कोई नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो उससे जुड़ी जो पहले से ज्ञात चीज़ें हैं बच्चे को, जो उससे जुड़ा पहले से प्रीवियस नॉलेज है बच्चे को, उसको एक्टिवेट कर दो। पहले क्या कर दो, उसको पहले एक्टिवेट करो, है ना। किसी नए कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के टाइम पर एक टीचर को विद्यार्थियों के जो प्रीवियस नॉलेज है उसको एक्टिवेट करना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि जब बालक अपने पहले से जो सीखा हुआ ज्ञान है उसको याद करके नए ज्ञान को उससे जोड़ लेता है तो जो लर्निंग है वो और ज़्यादा डीप हो जाती है और स्टेबल हो जाती, स्थायी हो जाती है। इसी को मीनिंगफुल लर्निंग भी कहते हैं। बात बहुत अच्छी लिखी है। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नहीं, डिस्कनेक्टेड चंक्स नहीं होगा, यहाँ पे कनेक्टेड होगा। यानी कि जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हो एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक टॉपिक यहाँ का पढ़ा रहे हो, एक वहाँ का पढ़ा रहे हो, एक बात यहाँ की बता रहे हो, एक वहाँ की बता रहे हो। असंबंधित खंड नहीं होने चाहिए। आप जो पढ़ा रहे हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। गलत है, ए सही है, आर गलत है। क्योंकि जब आप असंबंधित टुकड़ों में सिखाएंगे, अनकनेक्टेड सिखाएंगे, तो विद्यार्थी को समझ ही नहीं आएगा कि इनका आपस में संबंध क्या है। तो फिर बच्चा यहाँ पे रट्टा मारना शुरू कर देगा। ठीक है, गलत है, ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन लीजिए 24 नंबर। अधिगम की प्रकृति डैश और डैश होती है। अधिगम की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, अधिगम जो होता है वो सक्रिय होता है। अधिगम सक्रिय है, इसका मतलब क्या है कि विद्यार्थी केवल सुनने या देखने से नहीं सीखता, बल्कि खुद पार्टिसिपेट करके, क्वेश्चंस पूछ करके, अनुभव करके, प्रयोग करके सीखता है। यानी कि सीखना क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक एक्टिव प्रोसेस है। सर क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है, ना कि रटने नकल करने की प्रक्रिया है। जब बच्चा खुद प्रयोग करके किसी चीज़ को समझता है तो फिर वो उसे बहुत लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, अधिगम की प्रति सक्रिय और क्या है? और सामाजिक है। और क्या है? और सामाजिक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि सीखना अकेले नहीं होता, बल्कि दूसरे लोगों के साथ बातचीत करके, एक दूसरे का सहयोग करके, ग्रुप में बैठ करके हम बेहतर सीखते हैं। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि सीखना सामाजिक संपर्क से होता है और भाषा इसका माध्यम है। तो हम सामाजिक, यहाँ पे सोशल को, सेकंड ऑप्शन को ले लेंगे। अधिगम की प्रकृति सक्रिय और सामाजिक है। बच्चा निष्क्रिय जो है लर्निंग हो नहीं सकती। यहाँ पे अगर सक्रिय है तो बच्चा अकेले नहीं सीख सकता, निष्क्रिय नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कौन सी चीज़ बेहतर है? स्मृति सहायक विधियां, नेमोनिक्स। नेमोनिक्स का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम किसी बड़ी चीज़ को याद करने के लिए उसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहते हैं तो उसको नेमोनिक्स कहते हैं। जैसे हम लोग इंद्रधनुष के 7 रंग को याद करने के लिए विबग्योर हम लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, विबग्योर से हमको याद रहता है कि ये वी फॉर वॉयलेट, वी आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। ऐसे हमको वैसे भले ना याद रहे, रंगों का सीक्वेंस याद ना रहे, लेकिन विबग्योर से पूरा याद रहता है। अगर हमें ग्रहों का नाम याद रखना है कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये ऐसे याद नहीं रहेगा, लेकिन हमने एक सेंटेंस बना लिया कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो एम फॉर मरकरी हो गया, माई वेरी, वी फॉर वेनस हो गया, एजुकेटेड में ई फॉर अर्थ हो गया। तो इसको कहते हैं नेमोनिक्स, जहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को बना लेते हैं। अन्वेषण, ह्यूरिस्टिक्स, ये अच्छी चीज़ है। इसका मतलब है खोज करना, प्रयोग करना, है ना। जब बालक किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए खुद खोज करना शुरू कर देता है तो उससे क्या होता है, उसकी समझ गहरी हो जाती है
और फिर सॉल्यूशंस के कई रास्ते उसको मिल जाते हैं। ये संरचनात्मक सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दोनों को बढ़ाता है। प्रक्रियात्मक स्थिरता मैंने कई बार बताया नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है कि आप किसी काम को बस एक ही तरीके से देख रहे हो कि बस इस चीज का, इस वस्तु का यही एक प्रयोग है, बाकी इसका कोई प्रयोग नहीं है। जबकि हम एक कागज के टुकड़े के भी कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और बच्चा जिसके अंदर फंक्शनल फिक्सनेस होगा वो कहेगा कि इस कागज के टुकड़े का एक ही काम है लिखना, हम इस पर लिख सकते हैं। जबकि हम लोग उससे कोई नाव बना करके पानी में चला देंगे, है ना, उससे कोई फूल भी बना सकते हैं, उस पर कोई संदेश लिख के किसी को भेज सकते हैं। कई सारे प्रयोग करते हैं हम लोग पेज का, एक पेपर का। कलन विधि एल्गोरिथ्म का मतलब क्या होता है? कलन विधि का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलें। किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते हैं उसको कहते हैं कलन विधि, है ना। स्टेप बाय स्टेप चल करके हम जो भी समस्या उसका हल सही ढंग से ढूंढ पाएंगे। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। पर जो 3 है वो हटा दो, बाकी सब ठीक है। 1, 2, 4 सही है। 1, 2, 4 हमारा ऑप्शन जो है डी वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नीचे कहता है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि ठीक है, तुम्हारे जो भी विचार हो, तुम्हारी जो भी बात हो, तुम खुल करके अपनी बात रख सकते हो, ठीक है, चाहे वे विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो, भले ही वो बच्चे के अंदर मिसकॉन्सेप्शन ही क्यों ना हो। मिसकॉन्सेप्शन मतलब भ्रांति, मतलब जैसे बच्चे के अंदर भ्रांति है कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ये भ्रांति है बच्चे के अंदर। मिसकॉन्सेप्शन है, आया कहां से? जो उसने अपने आसपास सुना, समाज से सुना, लोगों से सुना, वो है उसके अंदर। तो यहाँ पे टीचर को उसको दबाना नहीं है, क्या कहना है, तुम अपने विचार रखो, बताओ जो तुम्हारे मन में है, इस टॉपिक को लेकर जो तुम्हें पता है वो बताओ, ठीक है। इस तरीके से भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा निर्मित सहज सिद्धांत होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो भ्रांतियां होती हैं वो बच्चे खुद कुछ सिद्धांत बना लेते हैं। जैसे बच्चे किसी चीज को नीचे गिराएंगे तो नीचे गिरेगी चीज, है ना, ऊपर से छोड़ेंगे नीचे गिरेगी। अब यहाँ बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं समझ रहा है। क्या समझ रहा है? कि भारी चीज नीचे गिरती है, बस इतना समझता है कि भारी चीज कुछ भी छोड़ो नीचे गिरता है। ये क्या हो गया? ये उसका अपना सहज सिद्धांत हो गया जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल इसी चीज को समझ करके टीचर को यहीं से फिर शुरू करना चाहिए, उसके आगे का जो भी टॉपिक आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अगर बच्चे ने कह दिया कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो आप कह दो, पहले आप उससे पूछो कैसे, फिर बच्चा कुछ बताएगा, फिर आप उसको डायरेक्ट मत कहो ये गलत है, फिर उसको समझाओ, देखो बेटा ऐसा होता है, सूरज पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती। इस तरीके से आप उसको समझा सकते हैं, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है वो यहाँ पे एक ही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जो ए है वो कहता है कि टीचर को बच्चों के विचार सुनने चाहिए। तर्क जो आर है वो बताता है कि ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों की भ्रांतियां भी सीखने का एक हिस्सा होती हैं, इसलिए हमें जो है टीचर को बच्चों की बात सुननी चाहिए। आर एक ही सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। क्वेश्चन कहता है, संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संवेग और संज्ञान, संवेग यानी कि हमारे इमोशंस और हमारा कॉग्निशन। इमोशन मतलब जैसे हम खुश हैं, हम दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, है ना, जो भी हैं। कॉग्निशन मतलब हमारा दिमाग, अगर हम परेशान हैं, ठीक है, तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। हम दुखी हैं, इमोशन क्या है? दुख, तो भी हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। अगर हम खुश हैं और उत्साहित हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग भी बढ़िया काम करता है ना। तो अब यहाँ पे इनके बारे में कौन सी बात सही है? उच्च स्तरीय दुविधा समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है। उच्च स्तरीय दुविधा यानी कि कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, ये सोचने में जो है बेहतर नहीं बनाती है, ये कौशल को बेहतर नहीं बनाती, सोचने में बाधा डाल देती है, बेहतर नहीं बनाती है, हटा दो। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है, ये बात सही है। संतुलित उत्साह होना चाहिए हमारा। उत्साह कैसा, एक्साइटमेंट कैसी होनी चाहिए? संतुलित होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा हम उत्साहित हो, ना बहुत कम हो, ठीक है, ना बहुत ज्यादा डरे किसी चीज में, ना तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा जोश होना चाहिए। जब हम बैलेंस में होंगे तभी अपना ध्यान भी हम लगा पाएंगे, कंसंट्रेट हो पाएंगे, चीजों को सीखने के लिए हम एक्टिव हो पाएंगे। यानी इमोशन और कॉग्निशन में संतुलन हो तो सीखना प्रभावी हो जाता है, ठीक है। इमोशन और कॉग्निशन में क्या हो? संतुलन हो। ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन लग रहा है हमको। निराश अधिगमकर्ताओं को
और अधिक प्रयास करने को प्रेरित करती है। निराश आमतौर पर प्रेरणा कम कर देती है, बढ़ाती नहीं है। ठीक है, प्रेरित नहीं करती, कम कर देती है। शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए प्रेरित करती नहीं। शर्मिंदगी से बच्चा प्रेरित नहीं होता, बल्कि पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। जो बेचारा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है वो पीछे हट जाता है, प्रेरित तो होता नहीं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन बी, संतुलन बहुत जरूरी है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस भी हो तो ना कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो ना लो हो, हम वेल कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर। कॉन्फिडेंस तो हो लेकिन ना बहुत ज्यादा लो हो ना हाई हो, संतुलन में होनी चाहिए हर चीज। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी राइट हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन आज का लीजिए, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? महारत उन्मुख, प्रदर्शन उन्मुख, असफलता स्वीकृत या फिर सफलता परिहार? किस तरीके के लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिए? तो लक्ष्य बच्चों के अंदर होना चाहिए मास्टरी ओरिएंटेड गोल, यानी कि महारत उन्मुख लक्ष्य होना चाहिए कि जहां बच्चा सब्जेक्ट में महारत हासिल करने के लिए पढ़े। सिर्फ नंबर्स के लिए मत पढ़ो कि हमें 120 प्लस सीटेट में लाने हैं, 130 प्लस लाने हैं। अरे कॉन्सेप्ट को समझो, टॉपिक्स को समझो, उनकी गहराई में जाओ, है ना, तब आप जो है 120 या 140 प्लस ले आओगे। लेकिन सिर्फ नंबर्स के पीछे भागोगे तो नहीं ला पाओगे। तो हमें क्या करना है, महारत उन्मुख बच्चों के अंदर मास्टरी ओरिएंटेड गोल बढ़ाना है। विद्यार्थी जब ज्ञान यानी कि नॉलेज, स्किल्स और समझ को बढ़ाने के लिए सीखता है, सिर्फ नंबर्स के पीछे नहीं भागता, तो वो बेहतर बनता है। ऐसा विद्यार्थी लर्निंग प्रोसेस पर ध्यान देता है, अपनी गलतियों से सीखता है और जो उसके सामने जो सर्कमस्टांसेज हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनमें भी लगातार वो प्रयास करता रहता है। जैसे अगर किसी बच्चे को मैथ्स में बेहतर करना है तो वो लगातार सवाल लगाता रहता है, किसी कहने से नहीं लगाएगा या बहुत अच्छे नंबर लाने तब नहीं लगाएगा, वो उस टॉपिक पर अपनी पकड़ लाने के लिए उस पर बराबर मेहनत करता रहेगा। ठीक है, प्रदर्शन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का मतलब होता है कि विद्यार्थी का उद्देश्य यहाँ पे केवल दूसरों से बेहतर दिखना या अच्छे नंबर्स लाना होता है, ये हम नहीं करेंगे। असफलता स्वीकृत, असफलता स्वीकृत का मतलब होता है कि जो बालक होते हैं वो यहाँ पे फेलर को क्या मान लेते हैं, असफलता को स्थायी मान लेते हैं कि यार मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। ऐसे बच्चे सीखने की प्रेरणा ही खो देते हैं। सफलता परिहार, यानी कि यहाँ बच्चा इसलिए कदम नहीं उठाता कहीं मैं इसमें फेल ना हो जाऊं, यानी कि ऐसे बालक जोखिम लेने से बचते हैं कि बेटा अगर मैं फेल हो गया तो फिर लोग मेरे पे हंसेंगे और फिर मुझे बड़ा शर्मिंदगी महसूस होगी, इससे बढ़िया कि मैं कोशिश ही नहीं करूँगा, कहीं गलती ना हो जाए मेरे से। उसे कहते हैं सक्सेस अवॉइडेंस। ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, महारत उन्मुख जो है ये हम बच्चे के अंदर डेवलप करेंगे। अगला प्रश्न लीजिए, डैश अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि डैश अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। भाई कौन सी चीज़ है जो सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, यानी कि कौन सी प्रक्रिया सीखने को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और कौन सी प्रक्रिया नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है? देखिए, विचारावेश, निष्क्रिय नकल, चर्चा, स्कीमा सक्रियता या अधिगम अशक्ता, कौन क्या करता है? भाई देखिए, आपको हम बताते चलें कि इसमें जो स्कीमा सक्रियता है, स्कीमा एक्टिवेशन है, ये अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कैसे? सकारात्मक प्रभाव स्कीमा का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे मस्तिष्क में, माइंड में पहले से जो मौजूद ज्ञान है, जो अनुभव है, या हमने जो समझ का जो एक ढांचा हमारे अंदर बनाया हुआ है, फ्रेमवर्क। कल हमने स्कीमा को बहुत डिटेल में समझाया था, काफ़ी देर तक, है ना, तो इसलिए आज कम समझाएंगे स्कीमा के बारे में। तो स्कीमा का मतलब किसी चीज़ को लेकर के हमने जो नॉलेज अपने अंदर इकट्ठा की हुई है। तो जब किसी नए टॉपिक को सिखाने से पहले टीचर विद्यार्थियों के उस प्रीवियस नॉलेज को एक्टिवेट करता है तो बालक उस नई इन्फॉर्मेशन को अपने पुराने अनुभवों से जोड़ लेता है ना। अगर टीचर आज क्लास में बारिश पढ़ाने जा रहा है, क्या पढ़ाने जा रहा है? बारिश, यानी रेन पढ़ाने जा रहा है, तो पहले रेन पढ़ाने से पहले टीचर क्या करे? बादलों की बात कर ले, पानी की बात कर ले, मौसम की बात कर ले, जो उनके आसपास पानी है, घरों के आसपास पानी होता है, नदी नाले गड्ढों में पानी होता है, उस पर थोड़ी चर्चा कर ले। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो पुराना नॉलेज है वो एक्टिवेट हो जाएगा, पुराना ज्ञान यहाँ पे बच्चे का सक्रिय हो जाएगा और वे नई इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए सक्रिय स्कीमा, जो स्कीमा सक्रियता है वो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अधिगम अशक्तता जो है ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि अधिगम अशक्तता का मतलब है कि बच्चे को क्या है? लर्निंग
लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, कि हो सकता है कि उसको डिसलेक्सिया हो, डिस्कैल्कुलिया हो, है ना, या और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भाई अगर डिसलेक्सिया भी है, डिस्कैल्कुलिया भी है, डिस्फेजिया भी है, तो ये बच्चे के अधिगम को क्या करते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, है ना। तो ऐसे विद्यार्थी हालांकि सामान्य बुद्धि के होते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी को प्रोसेस करने में कठिनाई होती है, इसलिए अधिगम अशक्तता सीखने को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर देती। सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। कहता है एनईपी 2020 किस प्रकार की शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित या फिर बहिष्कार केंद्रित? तो देखिए जो एनईपी 2020 है वो बात करती है किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, लर्नर सेंट्रिक होनी चाहिए, यानी कि बालक केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो है कि बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता के हिसाब से चीज़ें हों, जो बच्चा जैसा सीखने वाला हो उसको वैसा सिखाओ। बच्चे की रुचि को ध्यान में रखो, उसकी क्षमता को ध्यान में रखो, उसकी सीखने की गति कैसी है उसके हिसाब से आप सिखाओ। क्योंकि एनईपी 2020 जो है रटने पर नहीं बल्कि समझने पर बेस्ड है, कि बच्चे को समझ होनी चाहिए, है ना, और बच्चों में क्रिएटिव जो सृजनात्मक सोच है, आलोचनात्मक चिंतन है, समस्या समाधान कौशल है, उसको डेवलप करो, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। परीक्षा केंद्रित नहीं होगा, अध्यापक केंद्रित नहीं होगा और बहिष्कार केंद्रित नहीं होगा। तो आज की क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।